हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। दोस्तों एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं? वे ड्रग्स, वे एजेंट्स जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया ये मलेरिया किस बला का नाम है, मलेरिया क्या होता है। देखिए मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। मलेरिया के अंदर मतलब जो मॉस्किटो बाइट कर रहा है उस मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट होता है, जिस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है ये, ठीक है। स्क्रीन पे चलिए, 5 तरह के जो हैं इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलता है। सेकेंड है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग जो है आपके 5, ये जो 3 हैं ऊपर के ये मेन हैं और बाकी जो 2 हैं ये कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अफ्रीकन कंट्री में, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये क्या है, आपका मॉस्किटो के अंदर रहता है, वो भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। अब ये कैसे रहता है, क्या रहता है, क्या इसकी इटियोलॉजी है? इटियोलॉजी बोले तो कैसे मलेरिया फैलता है, ठीक है। देखिए इसकी इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको, एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम को समझने से पहले हम जानेंगे कि भैया ये जो आपका जो मलेरिया है ये फैलता कैसे है। देखिए मलेरिया 2 तरीके से फैल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मलेरिया जो है 2 तरीके से फैल सकता है, ठीक है। मतलब इसके 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अभी हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसमें 2 जगह लाइफ साइकिल होती है। एक तो होती है मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। ये आपका मान लो कोई मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो है इसके अंदर, और सेकेंड होती है आपकी ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इस तरह से 2 जगह पे जो है 2 तरीके से या 2 स्टेजेस में, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मलेरिया फैलता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉस्किटो के अंदर। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल कैटेगरी, ठीक है, सेक्सुअल स्टेज। और ये होता है आपका एसेक्सुअल स्टेज। अब देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज को है डेफिनेटिव स्टेज भी कहते हैं, और एसेक्सुअल को हम बोलते हैं, जो ह्यूमंस में होता है, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, या इंटरमीडिएट होस्ट भी इसे हम कहते हैं। अब सेक्सुअल इस वाले में क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ठीक है भैया, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है। अभी देखिए इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब इसको मलेरिया हो चुका है, ये मलेरिया पॉजिटिव पर्सन है। और इसको एक जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो जो है इसके पास जाकर इसको बाइट कर लेता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जो ब्लड है, इसके अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड से जो है गैमेटोसाइट्स निकलते हैं, जो आपके मलेरिया के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। मैं जी करके लिख देता हूँ, आप समझना है, गैमेटोसाइट है, गैमेट्स हैं, ठीक है। जैसे ही ये मच्छर के सलाइवा में पहुंचते हैं, वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं मॉस्किटो के गट में। अब ये देखिए, अब सारा खेल इस गट में होता है। अब गट में क्या होता है, ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये मॉस्किटो का गट है, पेट है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें जाइगोट जो है आपका, जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट कन्वर्ट होता है आपका oocyte में, या oocyst, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, ठीक है। और वहाँ पर ये रिलीज करता है स्पोरोजोइड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या रिलीज करता है, स्पोरोजोइड्स। और ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये आपके जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, फिर गट से दोबारा से कहाँ जाते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। और फिर जो है ये मॉस्किटो अगेन किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है। ये है हमारे हेल्दी पर्सन, ये हेल्दी पर्सन है बेचारे, ठीक है। और इनको बाइट करता है और फिर इनको भी मलेरिया पॉजिटिव हो जाता है। ये तो मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है। मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने एक
इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में ऑलरेडी मलेरिया के पैरासाइट घूम रहे हैं, जाइगोट्स घूम रहे हैं। वो जाइगोट्स क्या है, सीधे ही मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आए, वहाँ से मॉस्किटो के गट में गए और कन्वर्ट हुए आपके उस साइट में या उस सिस्ट में, और उसके बाद फिर उसने वहाँ से स्पोरोजोइड्स बनाए, और ये स्पोरोजोइड्स अगेन जो है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आए, और फिर उसने किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट किया और उसको भी मलेरिया हो गया। इस तरह से मलेरिया फैलता रहा। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। अब उसके बाद ह्यूमंस में क्या होता है, अब ह्यूमंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में भी 2 स्टेजेस होती हैं। अगर मैं ह्यूमंस का भी थोड़ा सा आपको बता दूं स्ट्रक्चर में जाने से पहले, ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, आपके 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो होती है आपकी, वो होती है लीवर स्टेज, लीवर के अंदर होता है, और जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है ब्लड। ठीक है, लीवर वाले स्टेज को हम बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेट, और ब्लड वाले को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लीवर के अंदर जब भी मॉस्किटो ने बाइट करा और मॉस्किटो से जो है आपके जो गैमेट्स हैं वो उसके लीवर, सबसे पहले क्या होगा, लीवर के अंदर आएंगे, इस तरह से स्पोरोजोइड्स लीवर के अंदर आएंगे, और फिर लीवर में सारा काम होगा, उसका क्या होगा वो मैं आगे डायग्राम में है, और फिर वहाँ से वो ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से जो है फिर सीधे जो है वो नेक्स्ट मॉस्किटो के थ्रू अगले इंसान में जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को। अब इसमें क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, एक मॉस्किटो का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, आपका मॉस्किटो है। अब ये जो मॉस्किटो है, इसका स्टमक है, यहाँ पर स्टमक के बजाय गट लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या हुआ है, स्टमक में आपके गैमेटोसाइट आ गए हैं, और वो जो है स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच गए हैं, मतलब स्पोरोजोइड्स जो है स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच गए हैं। वहाँ से मतलब स्लाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड्स आए हैं, और स्पोरोजोइड्स कहाँ गए हैं, सीधे सीधे लीवर में पहुँचे हैं। यहाँ ये मैच्योर हुआ है, इसको एक्सो इरिथ्रोसाइटिक या प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। लीवर से ये जो स्पोरोजोइड्स से ये कन्वर्ट हुए हैं मेरोजोइड्स में। अब ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, स्पोरोजोइड्स, मेरोजोइड, ट्रोफोजोइड, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये मेरोजोइड के बाद ये जाते हैं सीधे ब्लड में, ब्लड में ये कन्वर्ट होता है ट्रोफोजोइड में, फिर ट्रोफोजोइड से ये कन्वर्ट होता है मेरोजोइड्स में। इस तरह से ऐसे भी दिखा सकते हो आप, और ये साइकिल कॉन्टिन्यू चलते रहती है, इस तरह से ये साइकिल घूमते रहती है। और इसमें कुछ मेरोजोइड्स जो ब्लड में हैं आपके, वो क्या रिलीज करते हैं, गैमेटोसाइट्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या रिलीज करते हैं, मेल या फीमेल गैमेटोसाइट रिलीज करते हैं, और ये गैमेटोसाइट अगेन जो है किसी मॉस्किटो के थ्रू जो है अगले इंसान की ओर जाते हैं। क्या ये इटियोलॉजी आपको समझ में आई है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई है तो भी, नहीं आई है तो भी आप कमेंट करिए, जरूर करिएगा। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज करें फटाफट, एक बार फटाफट पूरा रिवाइज कर लेते हैं इटियोलॉजी। क्योंकि इतने बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो, ये मैं डायग्राम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें डायग्राम में ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, मॉस्किटो जो है एक इंसान को, हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, और बाइट करने के साथ जो है वो उससे गैमेटोसाइट ले लेता है, गैमेट्स ले लेता है। ठीक है, और ये जो गैमेट्स होते हैं ये आपका फिर किसी हेल्दी पर्सन पे जाते हैं और उसको जो है मलेरिया कॉज करते हैं। अब हेल्दी पर्सन में कैसे जाते हैं, हेल्दी पर्सन के सबसे पहले वो लीवर में जाएंगे, लीवर से जो स्पोरोजोइड्स गए हैं वो कन्वर्ट होते हैं मेरोजोइड्स में, और फिर वो ब्लड में जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजोइड में, ट्रोफोजोइड से फिर मेरोजोइड्स बनता है, और फिर उससे ट्रोफोजोइड बनता है, और ये बनते रहता है। और कुछ मेरोजोइड्स जो है गैमेटोसाइड बनाते हैं, जो अगेन जो है मॉस्किटो के थ्रू अलग अलग और पर्सन्स में, हेल्दी पर्सन्स में जाके उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। ये है इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की। देखिए पैथोजेनेसिस बहुत आसान है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं मलेरिया के, और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। देखिए सिम्टम्स आपको पता ही है, सबसे पहले तो फीवर आता है, रुक रुक के फीवर आता है मलेरिया में। ठीक है, चिल्स के साथ, ठंड भी लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फैटीग होती है, नोजिया सी फीलिंग होती है। ठीक है,
कुछ काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बार बार वॉमिट आने की सी इच्छा होती है लेकिन वॉमिट आती नहीं है, फीवर रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, एनीमिया भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और रिस्क फैक्टर, देखिए रिस्क फैक्टर में सबसे मेन है पुअर वेक्टर कंट्रोल। अगर कहीं पर प्रॉपर अमाउंट में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रुका हुआ पानी है और इन तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर जो है मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पुअर हाइजीन की वजह से मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में कि मलेरिया जो है कैसे ठीक होता है। उसके लिए जो क्यूनोलिन्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब क्यूनोलिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्यूनोलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले मैं एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूं, ठीक है। जो मलेरिया का पैरासाइट है, अभी हम मॉस्किटो की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या प्लाज्मोडियम ग्रुप के जितने भी 5 स्पीशीज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मलेरिया होता है आपका, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या करता है, ह्यूमन से ब्लड लेता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन्स है, जैसे ही पैरासाइट इसको लेता है, इनगल्फ करता है, तो वो ब्रेक हो जाता है हीम, उसको हीम चाहिए। अब ये हीम क्या करता है आपका, देखिए हीम जो है आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन नेचर होता है, लेकिन ये पैरासाइट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है अमाइनो एसिड्स बनते हैं और अमाइनो एसिड से जो है इसका सर्वाइवल होता है। किसका, पैरासाइट का। मतलब पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए, मान लो ये कोई पैरासाइट है, इस पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हीम चाहिए। और ये जो हीम है आपका, ये आपको कहाँ से मिलता है, पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए आपको अमाइनो एसिड चाहिए और ये अमाइनो एसिड आपको कहाँ से मिलता है, हीम से मिलता है। लेकिन ये हीम क्या होता है आपका, टॉक्सिक होता है और इसी टॉक्सिसिटी के कारण ऑटोमेटिकली जो मलेरिया का पैरासाइट है वो उसको कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन में। अब देखिए, और हीमोजोइन से फिर आपका अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है भाई। मलेरिया भी तो अपना प्रोटेक्शन करेगा, मलेरिया का पैरासाइट, ठीक है। तो हीम जो है आपका क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में और फिर अमाइनो एसिड बनता है। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाता है क्यूनोलिन्स। अब देखिए क्यूनोलिन्स क्या करते हैं, इस हीम पे जाके ही यहाँ पर ही अटैच हो जाते हैं। ये मान लो क्यूनोलिन है आपका, ये क्यूनोलिन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा और इस हीम को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिससे टॉक्सिक हीम एक्यूमुलेट होता जाएगा और इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाएगी, पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है किसका, क्यूनोलिन्स का। एक बार अगेन बता देता हूँ, क्यूनोलिन में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का हीम है वो पैरासाइट इंजेस्ट करता है और उसके बाद वो जो हीम है वो चूंकि वो टॉक्सिक होता है तो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में और हीमोजोइन से अमाइनो एसिड बनते हैं, जो अमाइनो एसिड पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूनोलिन्स क्या होते हैं, वो जो है हीम पे, जो टॉक्सिक हीम है उस पर जाके अटैच हो जाता है और उस अटैचमेंट के कारण वो ब्लॉक कर देता है हीम का कन्वर्जन किस में, हीमोजोइन में, ठीक है। जिसके वजह से जो है आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो रुक जाती है। पॉलीमराइजेशन मतलब हीम का हीमोजोइन में जो कन्वर्जन होता है वो रुक जाता है और टॉक्सिक हीम एक्यूमुलेट होता रहता है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो मलेरिया है उसका पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है आपकी क्यूनोलिन्स की। क्यूनोलिन्स का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको सामने दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्यूनोलिन क्या करता है आपका, ये तो बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। ये क्यूनोलिन न्यूक्लियस है, इसको बेंजोपायरिडीन रिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बेंजीन और पायरिडीन फ्यूज हैं आपस में, ठीक है। पिरिडीन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें जो स्मॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल मतलब जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे NO2 हो गया, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट है आपका जितने भी हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं, हाइड्रोफिलिक ग्रुप मतलब OH हो गया आपका, NH2 भी हाइड्रोफिलिक के अंडर आता है आपका। ये क्या करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बाइंडिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे CH3 हो गया आपका, OCH3 हो गया, मिथॉक्सी ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके। ये क्या करते हैं आपके,
इसके बाइंडिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। और C4 पोजीशन पे अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करें जो कि आपका क्या हो, OH का सब्स्टिट्यूशन हो या NH2 का सब्स्टिट्यूशन हो, तो भी इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये कुछ 4-5 पॉइंट है, मैंने नीचे फ्री लेक्चर नोट्स दे रखे हैं, वहाँ आपको डिटेल में पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विनोलिन्स जो है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ ड्रग्स हैं। सबसे पहले है क्विनोलिन सल्फेट, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंचोना बार्क से मिलता है। सिंचोना या सिनकोना, इंडिया में सिनकोना बोलते हैं, चाइना से आया था तो सिंचोना बोला जाता था। नेक्स्ट है आपका एमोडियाक्विन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कभी कभी आ जाता है बनाने के लिए, बाकी स्टार मार्क इसमें है नहीं, ठीक है। प्रीमाक्विन फॉस्फेट, अच्छा प्रीमाक्विन और पामाक्विन दो अलग अलग कंपाउंड हैं, बहुत लोग इनको मिक्स कर देंगे। पामाक्विन में स्टार मार्क लगा हुआ है, प्रीमाक्विन में कोई स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्विनारकाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए इसको, ठीक है, स्टार मार्क नहीं है। अब ये है आपका मेफ्लोक्विन, ठीक है, इसमें भी स्टार मार्क नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं क्लोरोक्विन। अब ये देखिए, आज हम एंटी मलेरिया पूरा ही खत्म कर देंगे, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। क्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसमें स्टार मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका SAR है, स्ट्रक्चर भी नीचे दे रखा है क्लोरोक्विन का SAR। अब ध्यान से समझिएगा क्या इसका SAR है, क्या ये करता है। सबसे पहले जो आपका क्लोरोक्विन है वो क्या है, इसमें क्विनोलिन रिंग है, इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैसे ही जैसे पहले भी थी, ठीक है। ये जो क्विनोलिन रिंग है ये बहुत ज़्यादा, ये इसका बेसिक रिंग है, इसकी बेसिक रिंग है या कोर स्ट्रक्चर है इसका, दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा साइड चेन की लेंथ, ये साइड चेन है आपकी इधर, और इसकी लेंथ में कम से कम 4 कार्बन से 6 कार्बन होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हुए तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हुए, बहुत कम हुए तो भी दिक्कत है। मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो इनकी बाइंडिंग एबिलिटी या परमेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अगर आप इसमें लगाएंगे तो भी इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी जो लगाएंगे, हाइड्रोफोबिक ग्रुप से क्या होता है, ये जो है जो वैक्यूल्स हैं पैरासाइट के, फूड वैक्यूल्स, उसमें स्टिक रहता है आपका, ठीक है। ये जो क्लोरोक्विन ड्रग है, तो ये इसका जो है आपका SAR है। SAR ज़्यादा मैंने स्ट्रक्चर नीचे बना रखा है नोट्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोक्विन का सिंथेसिस। क्लोरोक्विन की सिंथेसिस बहुत आसान है, आप सिंपल क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। ये आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ लीजिए, ठीक है। मतलब इसको हमने क्या कर दिया है, NH2 कर दिया है, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। और इस तरह से नाइट्रोजन में C2H5 आ जाएगा, ठीक है। यही वो कंपाउंड है, देखिए ध्यान से, सेम ही कंपाउंड है ये, ठीक है। और इसके साथ हमको लेना है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन, ठीक है। 4,7 मतलब नंबरिंग ऐसे करेंगे तो चौथे पोजीशन पे और 7वें पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है तो डाइक्लोरीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन है ना, तो 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिंग है ये, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन हम इसके साथ करेंगे और 180 डिग्री में हीट करेंगे तो HCl रिलीज हो जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो -HCl हो गया और ये पूरा एक क्विनोलिन का स्ट्रक्चर बन गया। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, मैंने इसको थोड़ा छोटा किया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरोक्विन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लोरोक्विन का वही मोड ऑफ एक्शन होता है सेम टू सेम जो एंटी मलेरियल्स का मैंने अभी बताया था, ठीक है। देखिए क्या होता है आपका, जो मैंने क्विनोलिन्स का बताया था, ये क्या करते हैं आपके, अटैच हो जाते हैं हीम के साथ, ठीक है। हीम के साथ ये अटैच हो जाते हैं और जिससे क्या होता है आपका, हीम जो है हीमोजोइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होती है और अनफॉर्चुनेटली जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। पामाक्विन, अब ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है पामाक्विन। देखिए पामाक्विन क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है छोटा सा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 7th पोजीशन पे, सॉरी ये इसकी 6th पोजीशन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6
7 और 8। बहुत लोग कहेंगे कि 1 के बाद 2 यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम एक रिंग को ख़त्म करते हैं। पिरिडीन रिंग हम ले रहे हैं, नाइट्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस रिंग को पूरी हम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम इधर दूसरी रिंग में बेंजीन रिंग की ओर आएंगे। तो 6 पोजीशन पे इसमें मिथॉक्सी ग्रुप होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी देता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका SAR है। अब ध्यान से समझिएगा, SAR में इस 6th पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, 6th पोजीशन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग अगेन मैं करूँ 1 2 3 4 5 6, जितने बार नंबरिंग करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, अब ये 6 पोजीशन पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है C6 पोजीशन पे, वो लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, जो पेंटाइल डायमीन साइड चेन है, ये वाली जो साइड चेन है, ये भी क्या करता है, एंटी मलेरियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। किसकी, एंटी मलेरियल ड्रग जो ये है पामाक्विन, उसकी बात हो रही है। थर्ड है आपका जो टर्मिनल अमाइन ग्रुप है, आपके टर्मिनल जो अमाइन ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है, वो क्या करता है, बेसिक इन नेचर है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टिक रहने की ये पूरी तरह से कोशिश करता है। तो स्टिक रहता है क्योंकि बेस है और एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो दोनों में जाके आपका बेस जो है एसिड से अलग नहीं होता है। अगर ये भी एसिड होगा तो एसिड अलग होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। पामाक्विन की बहुत ही आसान सिंथेसिस है, 8 अमाइनो 6 मिथॉक्सी क्विनोलिन। ठीक है, 6 मिथॉक्सी, छठे पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, 8th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। उसकी रिएक्शन हम इस कंपाउंड के साथ करते हैं। सेम यही कंपाउंड है, बस यहाँ पर जो है NH हमने वो कर रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, HBr निकलेगा, ये देखिए। ठीक है, इसको भी हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Br निकलेगा। चूंकि यहाँ से एक H निकल गया तो NH हो जाएगा और उसके बाद सारा कुछ जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये पूरा कंपाउंड जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये जो है पामाक्विन आपका बन जाएगा। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पामाक्विन की मोड ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए, 2 तरीके से इनका मोड ऑफ एक्शन होता है। सबसे पहले जो है ये क्या करता है, आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या रिएक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम भी से हम कहते हैं, ROS, इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको इंक्रीज कर देता है, जिससे जो पैरासाइट है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बढ़ जाती है उसमें, और जिससे जो है पैरासाइट की डेथ हो जाती है। पहला तो ये हो गया। सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC, इसको डिक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डिक्रीज होने से क्या हो जाता है, आपका जो पैरासाइट है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो है ATP की सिंथेसिस रुक जाती है, जिससे एनर्जी गिरती है और पैरासाइट की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये 2 मैकेनिज्म है। आपको दोनों में से अगर एक भी याद हो रहा है तो आप एक लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अब बायगोनाइट्स और डाइहाइड्रोट्रायाजीन की। अब देखिए, बायगोनाइट्स और डाइहाइड्रोट्रायाजीन क्या होते हैं। देखिए, बायगोनाइट्स की अगर हम सबसे पहले हम बात करें तो ये क्या है, आपका प्रोड्रग है। ठीक है, ये प्रोड्रग है, मतलब ये कन्वर्ट होता है, कहाँ पे कन्वर्ट होता है, ये लीवर में कन्वर्ट होता है। अच्छा, लीवर में क्या करता है, DHFR इनहिबिटर है ये। ठीक है, इनहिबिटर, DHFR इनहिबिटर। ठीक है, DHFR मतलब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है जो आपके फोलेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। फोलेट सिंथेसिस से जो है धीरे धीरे जो है DNA और प्रोटीन बनता है पैरासाइट का, तो ये उसको ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये लीवर में जाके DHFR जो है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। किसकी, पैरासाइट की। पहला तो ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स। ये डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स जो होते हैं ये भी वही काम करते हैं बेसिकली। ये ड्रग्स हैं जो या एजेंट्स हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, DHFR को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे ही DHFR को ये इनहिबिट करेंगे, जो जितने भी इसेंशियल न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और जो है एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ ड्रग्स हैं। सबसे पहले तो प्रोग्विनालिन ड्रग है आपकी, कोई स्टार मार्क नहीं है अब तो, सिंपल जो है ड्रग के आपकी स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिए, नीचे फ्री लेक्चर नोट्स हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, साइक्लोग्वानिन पैमोएट ये कंपाउंड है। फिर है आपका पायरीमेथामाइन का स्ट्रक्चर है, मिसलेनियस कंपाउंड के अंदर ये आते हैं। ठीक है, वो 2 तो बायगोनाइट्स थे, ये मिसलेनियस कंपाउंड है।
और नेक्स्ट इसमें है एट्रीसुनेट, ठीक है। और लास्ट है आपका एट्रीमीथर, ठीक है। एक और है शायद इसमें, हाँ, एटोवोकोन, ठीक है, क्योन भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और इसी के साथ पूरी एंटी मलेरियल ड्रग एक वीडियो में सिमट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।